हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब ये इस वीक का छठा लेक्चर बीकॉम पार्ट 2 का। ठीक है। अब देखो, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जैसा कि मेरा यही था कि अभी कंसोलिडेशन रह गया मेन, लेकिन इस वीक में मैं चाह रहा था कि आप तमाम लोग इंक्रीज में और इनकम स्टेटमेंट में परफेक्ट हो जाए। ये एक सवाल था पुराने ईयर में आया हुआ, 1996 का ईयर है। और देखो, मैं पुराने ईयर को इसलिए एम्फेसाइज कर रहा होता हूँ कि उससे एक तो प्रैक्टिस का ज़्यादा वो मिल जाता है, और फिर बाज़ औक़ात पुराने ईयर के क्वेश्चन ही एज इट इज़ रखे होते हैं, ये भी देखा भी है तुमने। अब इसमें भी जो सवाल था वो ये था कि अगर आप ये डाटा देखें तो उन्होंने एक ट्रायल बैलेंस टाइप का डाटा दिया था। मैं कहोगे ना, तभी वैसे तो ये सवाल मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, बट आई विल शेयर इट अगेन। एक दफ़ा पहले आप लोगों के साथ ये ऊपर जाके देखेंगे तो मौजूद है। इसमें सेल दी गई सिर्फ हेड ऑफिस की, ब्रांच की सेल नहीं दी गई। सवाल का डाटा समझना, जरा साइकी समझना कि असल में अगर पहले बल्कि ये पढ़ लो रिक्वायर्ड, उन्होंने मांगा है हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट जिसमें शो हो रहा हो ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस 2500 और प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। अगर तुम पिछला सवाल देखो, एक सवाल जो करवाया जिसमें मैंने अभी बताया था ना कि लास्ट में वीडियो में कि ब्रांच का उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, तो मैंने उसमें भी यही बताया था कि उन्होंने अलग से मेंशन करना था। इस सवाल में देखो अगर तुम, तो इस सवाल में उन्होंने लास्ट में मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस। मांग क्या रहे हैं वो? हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट। अब आपको जहन में होना चाहिए कि हेड ऑफिस के इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? हेड ऑफिस की सेल्स चाहिए, हेड ऑफिस की बिगनिंग इन्वेंट्री चाहिए, हेड ऑफिस की एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए, हेड ऑफिस की परचेजेस चाहिए, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं जो हेड ऑफिस के इनकम स्टेटमेंट में आती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट अपना प्रॉफिट निकालने के बाद दो प्रॉफिट या दो चीजें और शो करता है। एक ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस, और एक प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। तो अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो तुम्हारे माइंड में ये चीजें आनी चाहिए कि सवाल का डाटा पढ़ने के बाद, याद रहे अभी कंसोलिडेशन पे नहीं जा रहा हूं, नेक्स्ट वीक कंसोलिडेशन में जाऊंगा, कि जब भी कभी हम डाटा पढ़ेंगे तो हमारे पास मेन हेड ऑफिस की तमाम चीजें जो अभी मैंने पहले रिपीट की, जो भी इनकम स्टेटमेंट के लिए, उसके बाद दो चीजें, और वो दोनों चीजें अब इसमें से आप देखें कि ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस अगर डाटा नहीं दिया है तो ये गिवन होगा, क्योंकि आप देखिए कि डाटा में ब्रांच की तो सेल दी नहीं उन्होंने, ब्रांच के बारे में तो डिटेल बताया ही नहीं उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि हम ब्रांच का नहीं निकाल सकता। हो सकता है बाद लोग सोचेंगे सर ब्रांच की इन्वेंट्री तो दे रहे, ब्रांच को शिपमेंट तो दे रहे, ब्रांच की एंडिंग तो दे रहे, लेकिन ये सिर्फ तीन इंफॉर्मेशन, ये तीन इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हम ब्रांच का प्रॉफिट फ्रॉम ओवरएशन निकाल लें। लेकिन ब्रांच का अपना कमाया हुआ प्रॉफिट या लॉस उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक कि ब्रांच की सेल्स मौजूद ना हो। ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि पिछले लेक्चर में जब मैंने कराई थी तो उसमें ब्रांच का प्रॉफिट में नहीं दिया हुआ था। तो मैंने बोला ऐसा ना हो कि बच्चे और कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या हुआ, इसलिए मैं इस सवाल को लेकर जा रहा हूं। ये और अभी एक और फाइवर का भी दिखाता हूं इसी तरह से, कि जब भी कभी ऐसा सवाल हो जिसमें ब्रांच का डाटा मुख्तसर हो तो वो मेंशन करेंगे सवाल में प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। अब ये चीज देखो ना, उन्होंने इसको इस तरह लिखते हुए क्या किया, बिगनिंग लिखी कि जनवरी 1 की इन्वेंट्री है, आगे इधर लिख दिया कॉस्ट बिल्ड। अब हमें पता है कि हेड ऑफिस की तो कॉस्ट पे होती है, ब्रांच की किस पर होती है? बिल्ड पर होती है। ना भी लिखते तब भी हम यही समझते हैं। एंडिंग की बात जब की उन्होंने तो कॉस्ट और ये बिल्ड, तो अंडरस्टूड है ब्रांच की बिल्ड है, और उसके पीछे वही रीजन है प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया उन्होंने 38,200 रुपए। ठीक है। अच्छा, एक और उन्होंने चीज कर दी, क्या कि रेट दो दे दिए, 2 साल के रेट। जब भी कभी ऐसा हो जाए कि एक सवाल में खास केस में दो रेट आ जाए, तो क्या समझना कि यार कहना वो ये चाह रहे हैं कि 95 लास्ट ईयर है तो बिगनिंग इन्वेंट्री के लिए ये रेट इस्तेमाल होगा, और शिपमेंट जो इस साल हुई है प्लस एंडिंग जो इस साल की बची हुई है उस पर हमेशा ये वाला रेट इस्तेमाल लास्ट वाला। समझ गए?
यानी इसमें सवाए इसके कि उन्होंने तुमसे ये जानने के अलावा और कुछ नहीं है। तो जब भी अगर कभी ये कर दे तो जब रेट निकालना तो याद रखो कि ये वाली जो इन्वेंट्री ब्रांच के पास है इस पर रेट है कितना परसेंट, पिछले साल आई होगी ये 25%, और ये दोनों जो है इन दोनों पे रेट है कितना परसेंट, 20%, क्योंकि ये इस साल की शिपमेंट है। तो ये इस दफा भी एक दो दफा सवाल में पूछा है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और एक बच्ची ने मेरे से पूछा था कि बिगनिंग एंट्री का ओवर वैल्यूएशन कितना है। अच्छा, बिगनिंग इन्वेंट्री का सवाल में भी अगर यहाँ पे भी हम देखें तो बिगनिंग इन्वेंट्री का भी ओवर वैल्यूएशन निकालना आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से एक आप निकाल सकते हैं और किस तरह से आप पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक चीज है, आप देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। बहरहाल इस वक्त हम चलते हैं, बनाते हैं हेड ऑफिस, बुक की हेडिंग डालते हैं और हेड ऑफिस का हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, whatever is the year, ठीक है। अब इसमें शुरू किया तो सबसे पहले हेड ऑफिस की सेल्स उठाई, हेड ऑफिस की सेल्स 1,06,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें सबसे पहले बिगनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री है तो हेड ऑफिस के कॉलम से लोगे 11,500 प्लस प्लस परचेजेस, परचेजेस हेड ऑफिस की परचेजेस है 82,500, 393 गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। अब एंडिंग इन्वेंट्री की तरफ जब बढ़ोगे तो एंडिंग इन्वेंट्री में आप माइनस करने जाएंगे किस चीज को, तो सीधी सी बात है ब्रांच हेड ऑफिस की एंडिंग इन्वेंट्री 14,250, या सामने ही लिख लेता हूँ 14,250, ऐसे चाहे तो यहाँ लिखकर इकट्ठे ले जाके माइनस करें या एक साथ ही कर लें, लेकिन इसी के साथ माइनस होगी शिपमेंट टू ब्रांच। अब कौन सी वैल्यू लें, यहाँ पर इम्तिहानात के दिनों में ये दिमाग में आएगा क्योंकि दो तरह के दो शिपमेंट है, कौन सी वैल्यू लें। एक वैल्यू है, सोचो पहले जवाब, 21,000 लें कि 25,200 लें, सोच लिया। अब याद करो, अभी पिछली क्लास में बताया था क्या लेंगे, बिल्ड कॉस्ट, तो हमेशा यहाँ से शिपमेंट टू ब्रांच की कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हेड ऑफिस की बुक में कॉस्ट प्राइस है, समझे। ये गलती मत करना, ये अक्सर गलती करते हैं, भूल जाते हैं बच्चे, याद नहीं रख पाते। तो अब करेंगे क्या कि 93,500 से चेक कर रहा हूँ, या जरा एक मिनट, आवाज आ रही है आपको, हाँ 93,500 से माइनस करूंगा मैं, अरे यार जल्दी से खुल जाओ, 93,500 माइनस 14,250, फिर माइनस, फिर माइनस 21,000, क्या आया 58,250, इसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं 1,06,000, फिर माइनस कीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कितना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 38,200, 47,500 से माइनस कर दे 38,200,
9,550 का क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑपरेशन। अब चूंकि इस वक्त ब्रांच का शोइंग ब्रांच, अच्छा मैंने लिखा था ब्रांच प्रॉफिट और लॉस ना, ओके सॉरी ये सही कर लेना, ये ब्रांच प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखा था, बल्कि लिखा था ब्रांच का नेट लॉस। तो प्लस नहीं, माइनस होगा लॉस फ्रॉम ब्रांच ऑपरेशन 2,500 नेगेटिव। ठीक है, वहां से सही कर लेगा, वो असल में नेट लॉस लिखा हुआ था। 2,500 प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन लॉस था ये, और आगे कह रहा है ओवर वैल्यूएशन। अब इसमें लेकिन ओवर वैल्यूएशन तो हमेशा प्रॉफिट होता है, तो लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है, अब लेकिन इसके लिए हमें करनी पड़ेगी कंपटीशन फॉर प्रॉफिट फ्रॉम ओवर मिसवैल्यूएशन, और वो कंपटीशन फॉर ओवर वैल्यूएशन के लिए पहले बिगनिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन लेंगे आप। बिगनिंग इन्वेंट्री का जो ओवर वैल्यूएशन बन रहा है, अब ब्रांच की उठाइएगा, उसकी 4,450 इंटू 25 ओवर 125। अब ये बात मैं पहले समझा चुका हूँ, इसमें 25% क्यों रेट इस्तेमाल होगा। 4,450 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 125, 890 प्लस कर दीजिए शिपमेंट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन, शिपमेंट ओवर वैल्यूएशन। तो शिपमेंट क्या ओवर वैल्यूएशन दो तरीके से निकाली जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो इन दोनों का डिफरेंस है, ये भी लेके आप निकाल सकते हैं। 25,200 से 21,000 को माइनस अगर कर दिया जाए तो तकरीबन 4,200 जो हमारे पास आएगा, वो भी हम निकाल के डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी 4,200 माइनस करके भी। और अगर चाहें तो हम 25,200 पे 20 ओवर 120 का रेट अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। चेक करते हैं, 25,200 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 120, देखिए आपके पास 4,200 ही आ रहा है। प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 890 प्लस 4,200, टोटल बना 5,090 टोटल ओवर वैल्यूएशन माइनस एंडिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन। तो एंडिंग इन्वेंट्री थी 5,850, इस पे भी 20 ओवर 120, 5,850 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, 975 रुपये। माइनस कीजिए, ये आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। तो 5,090 माइनस 975, 4,115 का प्रॉफिट है। यहाँ 4,115 लिखिए, और फिर हेड ऑफिस अपना नेट प्रॉफिट निकालेगा। तो अच्छी तरह सुन लीजिए, जो बच्चे मुझसे बार बार कह रहे थे कि सर हेड ऑफिस का प्रॉफिट और लॉस कैसे बनेगा, हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट, तो हमेशा हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट ये फॉर्मेट है। 9,550 प्लस 4,115 टोटल से माइनस 2,500, 11,165 नेट प्रॉफिट होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पर आके ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब
क्लियर हो गया होगा ये सवाल। अब मेरा ख्याल है आपको आ जाए हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट बनाना तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए तुम लोगों के लिए। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप इस तरह से बना सकते हैं, बगैर किसी परेशानी के, बगैर उसके। लेकिन अब एक बात है कि इसी सवाल में मैं अभी इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, और आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सैटरडे को तारीख है 12, सैटरडे को तारीख है दिसंबर की 5 और 8:32 हो रहे हैं रात के। मैं आपको एक तस्वीर भेज रहा हूँ सवाल की। ये सवाल आपने सॉल्व करना है, लेकिन अभी नहीं, मेरे इस लेक्चर को मिलने के बाद। और ये लेक्चर आपको मिलेगा वेडनेसडे के इस लेक्चर के बाद आपने ये सवाल सॉल्व करके बताना है कि आप क्या बताते हैं। लेकिन एक लॉजिक बता दूं आपको। वो लॉजिक ये है, ये बात ये है, इस वक्त यहाँ अगर आप देखिए कि प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन ये है, ठीक है, टोटल ओवर वैल्यूएशन ये है। जैसा कि मैंने कहा कि एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि सर एक सवाल आया है जो कि अभी मेरे पास है, करवाने जा रहा हूँ, वहां पे फिर मैं आपसे डायरेक्ट करवाऊंगा। अगर इससे समझाऊं कि बताओ ओवर वैल्यूएशन का बिगिनिंग का प्रॉफिट क्या है। अक्सर आप एक चीज नोट करेंगे, जब ट्रायल बैलेंस का सवाल मजीद देखेंगे तो आपके जो हेड ऑफिस की जहां दूसरी अकाउंट्स होंगे, वहीं पर हेड ऑफिस के अकाउंट में एक अकाउंट शो हो रहा होगा अलाउंसेस फॉर ओवर वैल्यूएशन, और उसमें बैलेंस शो हो रहा होगा 5090, वो बैलेंस जो टोटल था, जिसको अक्सर याद होगा मैं बोलते हुए बोलता था कि ये अनएडजस्टेड ओवर वैल्यूएशन है। यानी आज नहीं है, लेकिन पिछले या अगले किसी भी क्वेश्चन में जाओगे तो जहां हेड ऑफिस का बैलेंस शो हो रहा होगा, वहां पे हेड ऑफिस के ट्रायल में ये ट्रायल शो किया जा रहा होगा, जिसमें एक ओवर वैल्यूएशन होगा। अब ये जो ओवर वैल्यूएशन का बैलेंस है, ये दो चीजों का मजमुआ है। कौन सी दो चीजों का मजमुआ है? ये मजमुआ है बिगनिंग का और शिपमेंट का। और अगर किसी सवाल में तुम्हें, अभी तो तुमने बिगनिंग पर रेट अप्लाई करके 890 निकाल लिया, फर्ज करो किसी सवाल में तुम्हें बिगनिंग वाला रेट नहीं दिया हुआ हो, यानी ये बताता ही नहीं कि 25% नीचे भी नहीं बताता, सही है, और कहता बिगनिंग का ओवरऑशन बताओ जबकि रेट कुछ और है, तो हमेशा याद रखना कि जब तुम्हें टोटल मालूम हो तो उसमें से शिपमेंट को माइनस करके तुम ये वाली फिगर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर किसी सवाल में तुम्हें बिगनिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन मालूम करना हो, तो उस ओवर वैल्यूएशन को मालूम करने का तरीका है कि जो टोटल ओवर वैल्यूएशन है उसमें से शिपमेंट का ओवर वैल्यूएशन माइनस कर दो, तो आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन मिल जाएगा। तो इसी लम्हे बैक टू द फ्यूचर वाली एक मूवी थी, उसमें ये था, मैं आपको ये वाला एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, और ये क्वेश्चन जो है 96 रेगुलर का है। इसकी दोनों जो मैंने बोर्ड पे छापा है उसकी भी तस्वीर, और ये इसका अभी कुछ नहीं करना, और मेरा दिमाग मत खराब करने लग जाना कि सर इसका क्या करना है, क्या करना है। मैं आपके सामने ही यहाँ पर रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ कि भाई अभी कुछ नहीं करना, ये मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक दो तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ, इसको वेडनेसडे के लेक्चर के बाद आप लोग मुझे करके बताएंगे। ये पहली पिक्चर जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ उसकी है, क्या नाम है, क्या कहना चाहिए, इसी सवाल की। असल आपने जो करना है वो करना है इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है। यार ये तस्वीर सही नहीं आई है, मुझे व्हाट्सएप करते हुए समझ में नहीं आएगा, फिर दोबारा करते हैं। 1 मिनट, मैं अब ऐसा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बातें हो गई आपसे, 1 मिनट को पॉज कर रहा हूँ ताकि आपको भेज दिया है मैंने। इसमें स्पेशली जरा ट्राई करके बताना 1997 प्राइवेट में आने वाला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाना है कि आप कैसे कर सकते हैं। 97 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत माजी के झरोकों से निकालकर करंट ईयर के एक सवाल के ऊपर। और वो करंट ईयर का क्वेश्चन जो आपके पास एक आया था
जिसमें कुछ इसी तरह की चीजें थी। वो था 2015 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 5। तो 2015 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 2015 रेगुलर निकाल लीजिए। देखिए इसमें क्या चीजें हैं और किस तरह से आपसे क्या पूछा जा रहा है और किस हद तक आप कर सकते हैं। अब आपके पास ये है, फिर दो कॉलम है। एक गिवन डाटा है खालिद एंड कंपनी का, फिर ये बता दिया गया कि कंपनी यूज करती है फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। दो कॉलम है, हेड ऑफिस और ब्रांच। अगेन देख सकते हो ब्रांच की सेल मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रांच की बिगनिंग इन्वेंट्री मौजूद है। इस दफा नहीं लिखा है बिल्ड प्राइस या कॉस्ट प्राइस, मगर तुम अच्छी तरह जानते हो कि हेड ऑफिस वाली तो कॉस्ट पे ही होगी, ब्रांच की बिल्ड पे होगी। शिपमेंट दिया हुआ है दोनों जाने, एंडिंग दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। और हेड ऑफिस बिल करता है ब्रांच फॉर मर्चेंडाइज शिपमेंट 2014 में 20% और 2015 में 30% अबव कॉस्ट। तो अब अगर तुम नोट करो तो तुम्हें बिल्कुल नजर आएगा कि ये सवाल जो मैंने अभी करवाया था उसी के जैसा है। सब कुछ वही किया हुआ इन्होंने है, बगैर किसी उसके। और अगर मजीद, क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि आपके पास जो तकमल सवालात होते हैं वो सेम मैनर के होते हैं जो आपको मैं करवा रहा हूँ पुराने उससे। तो अगर मैं इस सवाल को स्टार्ट करूं तो आप तकरीबन चीजें वही हैं, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट जरा सा दूसरा दूसरा कर दिया था। पहला रिक्वायरमेंट तो खैर यही था कि हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट बनाए जो शो कर रहा हो ब्रांच का लॉस और प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। अब ये तमाम चीजें वही हैं जो वहां तक है, लेकिन फिर उन्होंने मांगी इंट्रीज इन हेड ऑफिस बुक, रिपोर्ट करिए ब्रांच का लॉस और एडजस्ट कीजिए ओवर वैल्यूएशन और क्लोज कर दीजिए। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल आप लोग बहुत आराम से बैठकर खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये बिल्कुल जैसा मैंने 96 वाला करवाया है ये उसी का एक अमल दखल है। बस इसमें जो उन्होंने इजाफा कर दिया रिक्वायर्ड में वो इंट्रीज का इजाफा है, और इंट्रीज मैं 12 बनवा चुका हूँ। तो काइंडली इस क्वेश्चन को 2015 के क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए खुद से बैठ के 2000 और अटेम्प्ट करिए। 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद एक सवाल निकालिए जो कि किसी तरह का है, छोटा सा क्वेश्चन। और देखिए कि उसमें आपका क्वेश्चन है, ये आपको पास है 2010 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 ए के फारूकी। ये फारूकी साहब बेसिकली उस जमाने में बड़ा चला था, हमारे साथ के एक प्रोफेसर है सीनियर हमसे, उनका नाम है, तो किसी दोस्त ने उनको एट्रीब्यूट देने के लिए उनका नाम ए इज अब्दुल खालिक फारूकी। अच्छा, अब इस सवाल में अगर देखें तो उनका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है डेटा 9 का कि हेड ऑफिस इन कराची है जिसका, यानी ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, याद रखिएगा, हैदराबाद ब्रांच ऑफ ए फारूकी। ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस दिया। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा इस वीक का पहला सवाल था, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट दिया हुआ। टोटल देने के बाद वो कहते हैं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में द सैलरीज इंक्लूड अ सम इतना पेड टू ब्रांच मैनेजर हु इज फर्दर एंटाइटल्ड टू कमीशन 7% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन व्हिच इज पेएबल आफ्टर अ मंथ। द एंडिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच अमाउंटेड टू 95,000 एंड यूटिलिटीज एक्सपेंस पेएबल 4,000। अब अगर इस सवाल को नोट करो तो इस सवाल में एज सच 3 पॉइंट है ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट, ये ब्रांच के मैनेजर को एक कमीशन देने का है, ये भी एक एग्जिस्टिंग एंट्री है। और अगला पॉइंट जो है फिर वो एंडिंग इन्वेंट्री है और एक यूटिलिटीज एक्सपेंस पेएबल है। देखो बाज़ औक़ात ये जो कमीशन है ना, इसमें जो उनको मुश्किल नहीं होता, 7% कमीशन निकालना बहुत आसान था, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो कमीशन है ये 7% होगा जो प्रॉफिट है, ठीक है।
लेकिन वो होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी इस कमीशन को माइनस करने से पहले। तो ये बात एक अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर कभी भी, यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको एक सादा मिसाल से समझाऊं कि अगर मुझे, मेरा पास एक फिगर है ग्रॉस प्रॉफिट, लेट सपोज 10,000, उसमें से मुझे किसी को माइनस करके देना है कमीशन, ठीक है। और वो कहता है कि कमीशन जो है वो इस ग्रॉस प्रॉफिट का, यानी याद रखो कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट का कितना परसेंट है, लेट सपोज वो, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट का वो कहता है कि जो कमीशन है इसका 7%। तो 7% अगर हम निकालने जाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का 7% लेके लिख देते हैं, यानी क्या मतलब 10,000 है, 10,000 का 7% कितना आ जाएगा, 700 रुपए आ जाएगा, माइनस कर दो। यानी अगर 7% किसका कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कह रहा है इस वक्त ग्रॉस प्रॉफिट की जगह कौन से प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट भी कह रहा है कि बिफोर चार्जिंग दिस कमीशन, इस कमीशन को चार्ज करने से पहले, आ रही बात समझ में, चार्ज करने से पहले। तो पता है क्या, जैसे वो बिल्ड प्राइस का है ना, तो अगर ये 7% है तो ये है 107%। तो जब कमीशन निकालने जाएंगे तो परसेंटेज 7/100 नहीं अप्लाई करना, क्या अप्लाई करना, 7 से मल्टीप्लाई और 107 से डिवाइड। आ रही है मेरी बात समझ में? ये थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि अगर बिफोर चार्जिंग आ जाए। खैर एक काम करते हैं, पहले इसको सवाल को शुरू करते हैं फिर लेके चलते हैं। सवाल का रिक्वायर्ड क्या मांगा है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ हैदराबाद ब्रांच एंड बैलेंस शीट ऑफ हैदराबाद ब्रांच। अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ब्रांच बुक की, तो आइए देखिए कैसे बनेगी ब्रांच बुक, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब आप खुद बनाइएगा। फॉर द ईयर एंडेड, ये आपके पास आ गया, ठीक है। शुरू कीजिए, ब्रांच की सेल्स लिखिए 2,25,000 माइनस कीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें ब्रांच की पहले लिखिए बिगनिंग इन्वेंट्री। ब्रांच की बिगनिंग इन्वेंट्री बताई गई है ऊपर में स्टॉक के नाम से, याद रखना स्टॉक है वो लिखा हुआ उन्होंने 62,500, जिसमें प्लस हो जाएगा ब्रांच की परचेजेस 1,00,000 और प्लस होगा गुड्स गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, कितना रिसीव किया इन्होंने, बैलेंस एट बैंक, कैश अकाउंट रिसीवेबल, परचेजेस, ओके ठीक है। तो क्या देखा आपने, क्या है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, जीरो। तो यही वजह थी सवाल को लेकर आते हुए कि इसमें इन्होंने, ब्रांच का सवाल है लेकिन हेड ऑफिस से कोई रिसीविंग नहीं दिखाई। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स हो गया आपके पास कितना, 62,500 और ये मिला के 162,500 माइनस कीजिए एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग स्टॉक नीचे वो मेंशन कर रहे हैं, दूसरे एंडिंग स्टॉक इज 95,000, 95,000 माइनस कर दीजिए, तो अब आपके पास आएगा 1,62,500 माइनस 95,000, 67,500 का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 62,500,
ब्रांच की परचेजेस कितनी थी, 1 लाख, और कोई रिसीवेबल्स फ्रॉम वहां से नहीं था, ठीक है। 225 की सेल्स थी, एंडिंग 95,000 थी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिससे माइनस करेंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2,25,000 से माइनस कर दीजिए 67,500, तो 1,57,500 आएगा। इसमें से आप माइनस करेंगे पहला एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले है रेंट एंड रेट्स। समझते हैं, रेंट तो समझते हैं, ये रेट्स क्या होता है मालूम है? रेट्स का बेसिकली रेंट एंड रेट्स, जो लोग फ्लैट्स में रहते होंगे उनको एक बात का अंदाजा होगा कि फ्लैट में अक्सर मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं। तो इसी तरह रेंट वो नॉर्मल जो किराया, और रेट्स जो उस बिल्डिंग के अगर कोई मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लिए जा रहे हैं या उस जगह के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है तो वो रेट्स के नाम से आ जाने जाते हैं। इसलिए अक्सर रेंट और रेट्स लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो रेट्स, रेंट से रिलेटेड, उस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एडिशनल खर्चे जो होते हैं वो 40,000। फिर यूटिलिटी, पहले बल्कि सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस लिख देता हूँ, सैलरीज में भी तो एडजस्टमेंट है। यूटिलिटीज एक्सपेंस है 7,500, और नीचे यूटिलिटीज पेएबल थी 4,000। 7,500 और 4,000 को ऐड कर दो, 11,500, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ 7,000 ऊपर था, नीचे लिखा हुआ था 4,000, मिला दिया, पेएबल है, ठीक है। उसके बाद ऊपर था सैलरीज एक्सपेंस। अब सैलरीज में ही सारा एक है, लेकिन सैलरीज के दो हिस्से हैं। एक तो पहले सीधा काम करो, सैलरी 27,500 है, और सैलरी में शामिल है 12,500 पेड टू द ब्रांच मैनेजर, ठीक है। 12,500 सैलरीज में इंक्लूडेड है, इसका मतलब है सैलरीज में कोई इजाफा नहीं होगा, सैलरीज आप 27,500 लिखिए। अब सारा मसला क्या निकालने का है, कमीशन निकालने का है, यही समझना है असल। क्या लिख रहा है कि कमीशन जो है वो मिलेगा ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसको तवज्जो से देख लो कैसे। ग्रॉस प्रॉफिट इस वक्त है 157,500। अगर मैं यहां तक के सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं तो कितना बनता है, 40,000 प्लस 11,500 प्लस 27,500, तो बनता है 79,000। और अगर मैं इस 79,000 को 157,500 से माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 78,500, ठीक है। मुझे अभी इसमें से एक चीज माइनस करनी बाकी है, और वो है कमीशन, जिसकी वैल्यू मुझे उन्होंने नहीं बताई। तो कमीशन की वैल्यू निकालने के बाद ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन, और आएगा यहां पर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो कितना होना चाहिए, इसका रेट हमें पता है कि ये 7%, और ये होगा, ये 7% है, तो ये होगा 107 और ये होगा 100। यही है इस सवाल का सारे का सारा फंडा जिस पर ये सवाल बेस करता है। यानी ये एक ऐसी ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें वो आपसे प्रॉफिट पर चार्ज करने को कहते हैं, लेकिन प्रॉफिट पर चार्ज करने के बाद से कहते हैं, मगर कहते हैं कि ये परसेंटेज चार्ज कीजिएगा और फिर एक्सपेंसेस से माइनस करिए। यानी क्या मतलब कि प्रॉफिट इसके चार्ज होने से पहले 7%। तो क्या करो
कि जब भी कोई प्रॉफिट आ जाए तो लिखो कि बिफोर चार्जिंग वो एक्सपेंस, फिर एक्सपेंस माइनस करो और फिर आफ्टर निकालो। उसके सामने लिखो 7, नीचे वाला 100, ऊपर वाला 107। अब अगर ये 10% होता तो क्या हो जाता, ये 110 और ये 100। 20% होता है, ये 20, ये 120 और ये 100। और फिर ये बात तो मैं समझा चुका हूं बार बार कि अगर 3 चीजें आ जाएं तो क्या होगा। तीसरी चीज इससे आप ये दोनों फिगर निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप 78,500 को 7 से मल्टीप्लाई करके अगर 107 से डिवाइड करें तो तकरीबन आपके पास आ रहा है, यही रेट है ना भाई, पॉइंट में आ रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं डाउट में आया। खैर इसमें अक्सर पॉइंट में ही आता है, तकरीबन इसको राउंडिंग कर लेना, 5,135। तो अगर हम ये चार्ज कर दें तो ये बनेगा, यानी यहाँ पे जब मैं कमीशन लिखूंगा तो 5,135। तो ये 40,000 दोबारा ऐड करते हैं, 11,500 प्लस 27,500 प्लस 5,135, टोटल आया 84,135। माइनस कर दीजिए 157,500 माइनस 84,135 आया आपके पास 73,365 नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम इसका परसेंटेज लें, क्या 78,500 को 100 से मल्टीप्लाई करके 107 से भी डिवाइड करें तब भी यही आ रहा है 73,364। अब पूछो तो मैंने वहां पॉइंट उड़ा दिया था तो ये 365 कर दिया। तो दिस इज द वे, अगर कभी भी कोई एक्सपेंस के बारे में कहा जाए कि वो बिफोर चार्जिंग है तो इस तरह से चार्जिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बैलेंस शीट अब बनाना आपकी बात है। इस सवाल में और कुछ नहीं था, सवाल क्या था कि ये वाला एक पॉइंट था, क्योंकि इसमें गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस भी नहीं था, तो इसलिए आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल इस वीक के लिए। वो सवाल करके मुझे जरूर